जी, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर्स जो कि एक बैक्टीरिया की शेप को, उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हमने पहले पेप्टाइडोग्लाइकेन देखा, डिकोइक एसिड, उसके टॉक्सिन्स, उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक बैक्टीरियल शेप बनाने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर्स आउटसाइड पहले हम देखते हैं, जिसके अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया था, पेप्टाइडोग्लाइकेन को हमने पढ़ लिया था। तो अभी हम दोबारा से अगेन स्ट्रक्चर्स को ही डिस्कस करेंगे जो आउटसाइड हैं बैक्टीरिया के, और फिर हम जाएंगे इनसाइड। तो आउटसाइड में अगेन हमारे पास आ जाता है कैप्सूल, एंड कैप्सूल इज अ जिलेटिनस लेयर कवरिंग द इंटायर बैक्टीरियम। ये जो आपको रेड कलर का यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि जेल लाइक होता है। इसका मतलब है कि अगर जेल लाइक है तो स्टिकी भी होगा। इट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, शुगर कंपोनेंट्स हैं इसके, लेकिन ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। और ये कैप्सूल ही है जिसकी बेस पे हम मजीद स्पीशीज की नंबरिंग करते होते हैं। दैट मीन्स कि हम उसकी सीरोलॉजिक टाइप जो है, सीरो टाइप जो है, वो डायग्नोज करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज शुगर कंपोनेंट्स, जो कि इसका एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेप न्यूमोनाई है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसके 91 सीरोटाइप्स है, मतलब 91 तरीके से वो हमारे सामने आता है, 91 शेप्स के अंदर वो हमारे सामने आता है। तो ये इसकी शेप्स किस बेस पे चेंज हो रही हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्यू टू द शुगर कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, तो उसकी बेस पे इसकी शेप जो है, कैप्सूल की शेप चेंज होती रहेगी। तो जितनी शेप्स, जितनी शक्लें ये बदलेगा, उतनी ही स्पीशीज की चेंजेस आएंगे। कैप्सूल इज important for four main reasons. It is determinant of virulence of many bacteria. Virulence that means कि उसके disease causing property में से उस किसी भी बैक्टीरिया के कैप्सूल का होना, इसका मतलब है कि वो उसको डिजीज कॉज करने में हेल्प करेगा। इट लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ फेगोसाइट्स टू इनगल्फ द बैक्टीरिया। जैसे अभी हमने कहा जेल लाइक है, स्लिपरी है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे कोई भी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस उसको खाने की कोशिश करेंगे, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो स्लिप होके उनसे निकल जाता है। इसका मतलब है कि इस कैप्सूल की वजह से वो हमारे इम्यून सेल से बच रहा है। इसके अलावा कैप्सूल कंटेन्स नेगेटिव चार्जेस। तो अगर नेगेटिव चार्जेस हैं और हम कहते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, और हमारे न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी, तो डेफिनेटली वो रिपेल हो जाएंगे, वो इनगल्फ नहीं कर पाएंगे, फेगोसाइटोज नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वेरिएंट्स ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया that have lost the ability to produce a capsules are usually non-pathogenic। तो हमें यहाँ से अंदाजा होता है कि इसका मतलब है कि कैप्सूल जो है वो डिजीज कॉजिंग है। जैसे कि अब बहुत सारे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल अगर उतर जाए तो वो डिजीज मजीद कॉज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने कहा कि कैप्सूल उसकी एक शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, और हम कैप्सूल के थ्रू ही पहचानते हैं कि अच्छा ये इसकी स्पीशीज में से है और ये इतनी तरह से अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कैप्सूल हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी यूज हो रहा है। हम इस कैप्सूल के थ्रू बैक्टीरिया को पहचानते हैं कि कौन सा है। इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ द होमोलॉगस एंटीबॉडी, capsules will swell greatly, and this swelling phenomena, which is used in the clinical laboratory to identify certain organisms, is called Coelling reaction. That means अगर आपको थोड़ा सा शक है कि अच्छा जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो ये वाला है, सपोज ए बैक्टीरिया है हमारे पास, और आपके पास उसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो बनी हुई हैं, तो अगर आप उस बैक्टीरिया के ऊपर डालोगे तो करेक्टली मैच होने पे बैक्टीरिया स्वेल हो जाएगा, स्वेल होके रप्चर होना शुरू हो जाता है।
तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कोइलिंग रिएक्शन। और ये अगेन आइडेंटिफिकेशन थ्रू एंटीबॉडीज, ये हम तभी कर सकते हैं अगर उसके ऊपर कैप्सूल जो है, जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है वो। तो ओवरऑल दीज आर द 5 मेन रीजंस जिसमें हम कहते हैं कि अगर कैप्सूल है तो बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इसके अलावा कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो यूज्ड एज द एंटीजेंस इन सर्टेन वैक्सीन्स, क्योंकि हम इससे वैक्सीन्स बनाते हैं। हम उसका बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ एलिसिटिंग प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, कि दैट मीन्स कि हमारी बॉडी भी, हमारे इम्यून सेल्स भी बैक्टीरिया के कैप्सूल को देख के पहचानते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, रिसेप्टर्स मैच करते हैं और फिर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो अगर हम एक बैक्टीरियल कैप्सूल जस्ट लें और उसको हम पहले डेड कर लें, उसको हम वीक कर लें और बॉडी में एंटर करें, तो वो डिजीज कॉजिंग तो नहीं होगा वो बैक्टीरिया जिनका कैप्सूल हमने उतार दिया है। तो लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि उसकी को देख के हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो काफ़ी अमाउंट में बनाना शुरू कर देती है। और वैक्सीन्स हम इसी तरीके से बनाते हैं। एंड द कैप्सूल मे प्ले अ रोल इन द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि स्टिकी है, जेल लाइक है, तो ये अडहेरेंस प्रॉपर्टी इसकी कैप्सूल की वजह से आती है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और इनिशियल स्टेप है। जैसे हम कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया को आप सिर्फ अडहेयर होने की जगह दे दो, फिर देखो कि वो कितनी जल्दी फैलता है, कॉलोनीज अपनी बनाता है, रिप्रोड्यूस होता है और इनसाइड द ऑर्गन्स पेनिट्रेट करके ये डिजीज कॉज करता है। तो अडहेरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके पास टॉक्सिन्स नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन वो अडहेयर हो सकते हैं। जैसे ही अडहेयर होते हैं इतनी नंबर ऑफ कॉलोनीज बनाते हैं कि एकदम हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फ्लेमेशन और एक्टिवेशन उनकी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला और फ्लैजिला क्या होते हैं जी? फ्लैजिला आर द लॉन्ग whip like appendages that moves the bacteria। हम that means हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के पाँव कौन से होंगे, वो उनके फ्लैजिला। These are long whip-like appendages that move the bacteria towards nutrients and other attractants, a process called chemotaxis। मतलब अगर आपको पता चला है कि अच्छा उस कॉर्नर पे खाना मिल रहा है तो आप हम उसकी तरफ मूव करके जाते हैं, तो बैक्टीरिया का भी सेम प्रोसीजर है। जैसे ही उसको पता चला कि अच्छा वहां पे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करके, कीमोटैक्सिस हम उसको कहते हैं, केमिकल्स के थ्रू मूवमेंट, तो वहां तक वो पहुंच जाता है। लॉन्ग फिलामेंट्स विच एक्ट एज प्रोपेलर कंपोज्ड ऑफ मेनी सब यूनिट्स, जिसमें फ्लैजिलिन है और इंटरवाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जैसे आपको दानेदार से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है, इंटरवूवन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को मूव करने के लिए, इस फ्लैजिला को मूव करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक मोटिव फोर्स रिक्वायर्ड है, एटीपी रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन से आयंस क्रॉस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जैसे आयंस क्रॉस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर जाके फ्लैजिला जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल नजर आ रहे हैं कि फ्लैजिला, सेल वॉल, देन पेरीप्लाज्मिक स्पेस और फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो फ्लैजिला कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एम रिंग, एस रिंग, फिलाई प्रोटीन, जो कि उसको सेल मेम्ब्रेन में अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। और इन रिंग्स को आपस में कौन कंबाइन करता है? मॉट प्रोटीन्स। Those rings are then attached to the P ring, जो कि पेरीप्लाज्मिक को इन्वॉल्व करता है। मेम्ब्रेन रिंग है, सेल रिंग है, फिर वो पेरीप्लाज्मिक रिंग के साथ और देन सेल वॉल, एल जो है सेल वॉल रिंग के साथ अटैच होता है। जो पार्ट इसका सेल वॉल से अभी ओरिजिनेट हुआ, दैट इज कॉल्ड हुक, और ये आगे अटैच है फिलामेंट के साथ, जो कि फ्लैजिलन प्रोटीन के साथ बनी हुई है। Flagellated bacteria have characteristic number and location of flagella.
कुछ bacteria, some bacteria have one and others have many. Some flagella are located at only one end. In others, they are all over the outer surface. Only certain bacteria have flagella. हर bacteria के पास flagella नहीं होता. Many rods do, but most cocci do not, and therefore they are non-motile. क्योंकि ये है motility के लिए. Spirochetes, that is also a type of bacteria, move by using flagellum-like structure, जिसको हम कहते हैं axial filament, जो कि उसकी ओवरऑल शेप के ऊपर जो है वो undulating मोशन के थ्रू अटैच होता है और रैपिंग की हुई होती है. मोनोट्राइकस फ्लैजेला, जिसका एक साइड पे है और एक है. लोफोट्राइकस फ्लैजेला, जिसका एक गुच्छा है एक साइड पे. एम्फीट्राइकस फ्लैजेला, जो कि जिसके दोनों साइड्स पे आपको फ्लैजेला जो है वो नजर आ रहा है. और पेरी मीन्स सराउंडिंग, तो जो पेरीट्राइकस फ्लैजेला है पूरी उसकी स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ होता है. फ्लैजेला आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस. रोल इन पैथोजेनेसिस. Some species of motile bacteria, for example E. coli, Proteus, are the common causes of UTI, urinary tract infections जो cause करते हैं, और वो थ्रू फ्लैजिला ही अपने डिजीज जो है वो कॉज कर रहे होते हैं. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि थ्रू प्रोपेलिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजिलिया द बैक्टीरिया अप द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर, कि यूरिथ्रा से वो ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू फ्लैजिला. इसके अलावा डिजीज कॉज करने के साथ ये आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है. जैसे हमने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है और उस फ्लैजिला के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है फ्लैजिलर प्रोटीन्स के अगेंस्ट, तो उसके थ्रू हम उसको लैब के अंदर पहचानते हैं. तो यहाँ तक हमारा 2 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे.